Hello दोस्तों, welcome to UPSC Decoded. I am your very own Sharinder sir and I am very happy to see you once again on the channel. तो दोस्तों शुरू करते हैं वीकेंड PIB एनालिसिस May 2nd week part 1. Those of you who are not aware or are there on the channel for the first time, let me tell you that weekend PIB analysis is an initiative for you to save your time to give you quality content. So instead of wasting time on the daily PIB analysis, आप सिर्फ वीकेंड PIB एनालिसिस में हफ्ते भर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, PIB रिलीजेस हैं, वो कवर कर सकते हैं एंड दे वुड बी हाईली एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम रेलेवेंट and within a couple of minutes you can cover all of that. This is a bit more about me. I'm an MBA from Symbiosis Pune. I have written multiple UPSC mains and these are some of the organizations where I have mentored and tutored thousands of aspirants. Also दोस्तों, don't forget to subscribe to the channel because this initiative is for you. सारे के सारे जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं ये आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हैं और आपका टाइम सेव करने के लिए हैं. So don't hesitate to subscribe and also don't hesitate to like. अभी के अभी लाइक कर दीजिए बिकॉज द कॉन्टेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे यू आर गोइंग टू लाइक दैट वेरी मच. ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं. सो यू कैन यूज सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिवली रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एज अ लॉट ऑफ पीपल डू. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. दोस्तों देख लेते हैं क्विकली इन टॉपिक्स के बारे में, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को. द फर्स्ट वन इज कोस्ट गार्ड रेस्क्यूज 5 फिशरमैन ऑफ बोमिला क्रीक हट बे. नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है या एग्जाम से कैसे रिलेटेड है. So I will show you how this particular development is related to your exam because we will have to see the location of Hut Bay, क्या significance है, आसपास का क्या इलाका है. So ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड ज्योग्राफी से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो एज सच यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. द सेकेंड वन इज हॉर्टिकल्चर सेक्टर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डबलिंग फार्मर्स इनकम. ये आपके प्रीलिम्स में काम आएगा और GS 3 में काम आएगा. प्रीलिम्स में MIDH दिस स्कीम, बिकॉज स्कीम हर साल गवर्नमेंट पूछती है प्रीलिम्स में एंड एज सच आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर की. GS 3 से रिलेटेड है. एंड देन वी हैव गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स, सो इट इज टेक्स बाय द वे स्टेप्स टू रैम्प अप अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग टू फाइट म्यूकोरमाइकोसिस. सो म्यूकोरमाइकोसिस यहाँ पे फोकस रहेगा बिकॉज काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी न्यूज़ में है जब से सेकेंड वेव आई है, तो आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है और क्या कॉन्टेक्स्ट है. कोस्ट गार्ड रेस्क्यूज 5 फिशरमैन ऑफ बोमिला क्रीक हट बे. तो बहुत अच्छी बात है, बाय द वे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है कोस्ट गार्ड की तरफ से. एज यू कैन सी द कोस्ट गार्ड रेस्क्यूइंग द बंच ऑफ पीपल, द फिशरमैन. बट हमको एग्जाम से कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से उसको लिंक करना है, वो कुछ और है, वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है कुछ और है. तो पहले देख लेते हैं बेसिक डेवलपमेंट क्या है. So Indian Coast Guard rescued 5 fishermen from fishing boat. This is the fishing boat which was in distress off Bomila Creek near Hut Bay on 9th of May 2021. तो सबसे पहले तो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि कब स्टैब्लिश हुई थी. 1970s में स्टैब्लिश हुई थी. इसका बेसिक काम क्या है. सो सर्च एंड रेस्क्यू एंड टू एनफोर्स द मैरीटाइम security of the country, to protect the maritime security of the country. So this is its mandate. प्लस यू शुड ऑल्सो नो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता होगा, बट नो, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. प्लीज नोट इट डाउन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, बिकॉज इट कुड बी कंफ्यूजिंग. ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, सो इट वुड बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लाइक द पैरामिलिट्री फोर्सेज वी हैव, बट नो, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो note it down right now. I hope that you have a copy. जब भी वीकेंड PIB एनालिसिस या जब भी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं हमेशा एक नोटबुक साथ में रखिए प्लीज. अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो ये है कि लोकेशन कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हट बे का. UPSC हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, 2-3, इनफैक्ट a number of times more than that. So we have to be aware हट बे कहाँ पे है. अब न्यूज़ में आ गया हट बे तो चेक करना पड़ेगा कहाँ पे है. So this is हट बे. You can see this area indentation over here over the coast of Little Andaman. So we have the Andaman and Nicobar Islands. ये chain है top to bottom you can see. राइट इसके बारे में आपको पता होगा. तो यहाँ पे लिटिल अंडमान एक आइलैंड है, अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड में.
सो दिस इज लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान में यहाँ पे जो इंडेंटेशन है, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हड बे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटवर्दी ये है कि दिस अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये कार निकोबार दिख रहा है, इसके नीचे भी बाय द वे काफी सारे आइलैंड्स हैं, द मैप डज नॉट कैप्चर इट, सो दैट इज सेपरेटेड बाय दिस 10 डिग्री चैनल। सो द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बीच में कौन सा चैनल है? बीच में बेसिकली 10 डिग्री चैनल है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीलिम्स से पूछा गया है ऑलरेडी, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू माइट बी आस्क्ड दैट वंस अगेन। अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ये जो लिटिल अंडमान आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे एक PVTGs रहता है, PVTGs रहते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, एंड उसका नाम है ओंगे। ओंगे नाम है, बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है आज, हार्डली लेस देन 100 इंडिविजुअल्स, एंड दे बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। अगर आप इनके फीचर्स देखेंगे, यू कैन चेक आउट ऑन द गूगल सर्च एंड यू विल सी दैट दे हैव अफ्रीकन फीचर्स, सो दे बिलोंग टू दैट नेग्रिटो रेस, वन ऑफ द प्रिमिटिव पीपल्स हु केम टू द कंट्री इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जब फर्स्ट टाइम जब ह्यूमैनिटी इंडिया में आई थी, होमो सेपियंस इंडिया में आए थे, तो वो ये पर्टिकुलर रेस था नेग्रिटोस। इस तरीके से और भी कई सारे नेग्रिटो रेसेस हैं बाय द वे। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक बहुत फेमस PVTG है, ट्राइबल ग्रुप है, जिसका नाम है जरावा। इसका नाम आपने पक्का सुना होगा, ज्यादातर लोगों को पता है जरावा के बारे में, बट ओंगे का नाम काफी कम लोगों ने सुना है, सो यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट एज वेल। इतना समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? ओके, एक चीज और, अब आपको लग रहा होगा ये मच्छर मारने का मॉर्टिन मैंने यहां पे क्यों लगाया, बट दिस इज नॉट मॉर्टिन बाय द वे, दिस इज डैट, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। सो डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर के थ्रू ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हुआ, एंड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने कंपनीज के साथ टाई अप करके ये प्रोडक्ट बनवाया है, सो दैट जितने भी शिप्स या बोट्स समुद्र में जा रहे हैं फिशिंग के लिए, वो डैट लेकर चले साथ में, बिकॉज देयर इज अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट हैज टू बी डन। सो इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जो फिशरमैन है उनको रजिस्टर करवाना होता है, प्लस साथ में उनको एक डैट लेकर चलना होता है, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो बटन प्रेस कर देना होता है उनको। सो देयर इज अ बटन ऑन टॉप ऑफ इट, दे जस्ट हैव टू प्रेस द बटन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सी बोट है, बोट का आईडी नंबर क्या है, बोट की लोकेशन क्या है, प्लस किस तरीके की इमरजेंसी है वो भी उनको पता चल जाएगा। So there is provision for all of that, and how that will be done? That would be done through satellite. Satellite के थ्रू होता है, INSAT के थ्रू होता है, so satellite के थ्रू search and rescue operations conduct करवाते हैं। So this is something that you can mention in your disaster management. Disaster management, और वो कौन से पेपर में आता है? GS3. I hope you are aware about the syllabus. प्लीज जब भी आप हिंदू एडिटोरियल करते हो मेरे साथ या PIB एनालिसिस करते हो, पहले सिलेबस पढ़ के आया कीजिए एक बार जरूर, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, विच इज अबाउट सम ग्रीनरी। यू कैन सी द ग्रीन स्टफ, गुड फ्लावर्स एंड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। बाय द वे, यू शुड ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, इट इज गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज when you are an aspirant you generally tend to ignore your health. So let's see the context. What is the context? Horticulture sector can play an important role in doubling farmers' income. So horticulture sector is an integral part of the overall and the larger, broader agriculture sector, and the aim of the government is to double the farmers' income by 2022. इतना आपको बेसिक पता होगा कि सरकार चाहती है कि जो किसान है भारत के, उनकी इनकम डबल हो जाए, बिकॉज अग्रेरियन सेक्टर काफ़ी डिस्ट्रेस में है। अभी किसान आंदोलन अभी भी चल रहे हैं बाय द वे। So you have this corona pandemic. Amidst that, they are still protesting. So apart from some of the allegations that they are politically motivated, there is no doubt that Indian agriculture sector is in big distress, and there is a big challenge of increasing the farmers' income. और उसकी वजह से गवर्नमेंट फोकस कर रही है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोड्यूस, इट इज़ वेरी रेम्यूनरेटिव, ज़्यादा प्राइसेस फेच करता है, ज़्यादा डिमांड है, और अब तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत रैपिडली बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा हॉर्टिकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा उतना ज़्यादा फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच
वी कैन इंक्रीज द फार्मर्स इनकम इज बाय इन्वेस्टिंग इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। और इस वजह से सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की थी विच इज MIDH, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और कब शुरू की थी? विद इफेक्ट फ्रॉम 2014-15। सो दिस इज व्हेन इट वाज अनाउंस्ड। एंड व्हाट इज द पर्पस? फॉर रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या आता है? सो आई अज्यूम दैट यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट हॉर्टिकल्चर सेक्टर, बट फिर भी to give you more clarity on this, we have some of these sectors under horticulture. So we have the production of fruits, vegetables, root crops and tubers, mushrooms, spices, flowers, coconut, cashew and cocoa. ये सब के सब बेसिकली हॉर्टिकल्चर में काउंट किए जाते हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि इतना ज़्यादा बम्पर हार्वेस्ट हो ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। The mission has boosted the best practices to be followed in farms. So काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है एज पर द गवर्नमेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो पहले अगर 2 kg प्याज हो रहे थे, लेट से इतने पीस ऑफ लैंड में अब 3 kg हो रहे हैं। होपफुली दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग। एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड द क्वालिटी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोड इन द फार्म्स। ऑल्सो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अब जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स से थोड़ा डीप में जाके पूछता है रादर देन ओनली टचिंग द सुपरफिशियल लेवल। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको पता होगा कि जो एग्रीकल्चर है बेसिकली दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। You know this or not? Yes or no? It is a state subject. But central government चाहती है कि उनकी असिस्टेंस से, उनकी हेल्प से फटाफट एक्सपीडाइट हो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोस्पेरिटी स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा पिच इन करता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मतलब कुछ कॉम्पोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और कुछ कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर स्कीम वी हैव 60-40 रेशियो। 60-40 का रेशियो मतलब अगर 100 रुपया टोटल ओवरले है इस पर्टिकुलर स्कीम का, तो 60 रुपया तो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40 रुपये देगी स्टेट गवर्नमेंट। This is the breakdown. Plus, in the case of northeastern and Himalayan states, because of their difficult geography and constraints of revenues, 90% of the contribution is made by the central government and only 10% by the state government. I hope this is clear to you. Plus, there are still some challenges that we have with regard to the horticulture sector. For example, high post-harvest loss. So, आपने देखे होंगे न्यूज़ में कि रोड पे हजारों किलो टमाटर पड़े हुए हैं, किसान खुद से ड्रॉप कर देते हैं व्हेन देयर इज बम्पर हार्वेस्ट, बिकॉज वो मंडी में ले जाएं और वहां पे उसको बेचें, उससे ज़्यादा उनको ये प्रॉफिटेबल है कि वो डंप कर दे रोड में, बिकॉज दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इटसेल्फ इज अ बिग फैक्टर दैट दे सीक टू अवॉइड इन ईयर्स व्हेन वी हैव बम्पर हार्वेस्ट। और इस वजह से कई सारा प्रोड्यूस इस तरीके से वेस्ट हो जाता है। प्लस दूसरा कारण ये है वेस्ट होने का कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है एंड वेयर हाउसेज नहीं है, स्पेशली द कोल्ड वंस। तो एज पर एस्टिमेट्स बाय द experts, 25 to 30% or even 35% of fruits and vegetables that is just wasted दोस्तों, because we don't have the infrastructure. Can you imagine कितना criminal waste of our precious resources? खाना वेस्ट हो रहा है, फूड ग्रेन्स वेस्ट हो रहा है, वेजिटेबल्स वेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, and on the other hand we have a lot of people, millions of Indians who go hungry every single day. So that way we have to invest over here. और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी, ये आपकी मदद करेगा GS3 में। GS3 में सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है, देन यू हैव क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। वहाँ पे आप लिख सकते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने MIDH को लॉन्च किया है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट किस तरीके से और उस पर वर्क किया जा सकता है सो दैट वी हैव मोर प्रोस्पेरिटी ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर प्रॉस्पर करेगा तो इंडिया में मैलन्यूट्रिशन कम होगा, फार्मर्स की इनकम डबल होगी, वी विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ अ लॉट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। बाय द वे अभी भी करते हैं बट और ज़्यादा बम्पर एक्सपोर्ट होंगे, फॉरेक्स आएगा तो बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे इकोनॉमी में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
Okay, so let's move on to the last topic of the day, which is a very very important topic. दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एंड एज सच इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो शायद नहीं आएगा बट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स. सो पीआईबी ने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, बाय द वे, डोंट माइंड इट, दिस इज नॉट फ्रॉम माई एंड. स्टेप्स टू रैम्प अप अवेलेबिलिटी ऑफ दिस एम्फोटेरिसिन. सो एम्फोटेरिसिन बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करने में, बाय द वे दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, but this is something we are focusing on right now. So this is a drug, by the way, and this is the problem. अगर आपको याद हो, कल हमने द हिंदू में भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर, एंड आई हैड एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू दैट, किस तरीके से सिम्टम्स इवॉल्व होते हैं और क्या क्या करना चाहिए. सो ये इसके बारे में डिस्कस किया था, और दोबारा पीआईबी ने प्रेस रिलीज की है. एज सच वी आर गोइंग टू डू इट वंस अगेन. सो दैट मीन्स इट हैज been in news for quite some time, and it is something which is really important from exam perspective. तो देखते हैं क्या सरकार बोल रही है, पीआईबी बोल रही है. सडन इंक्रीज इन डिमांड हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम स्टेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग विच इज बीइंग एक्टिवली प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम म्यूकोरमाइकोसिस, अ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन. सो इसको म्यूकोरमाइकोसिस को बेसिकली ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ब्लैक फंगस भी कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को, और ये फंगल प्रॉब्लम है, फंगल डिजीज है दैट गेट्स इनटू दोज पीपल हु आर डायबिटिक, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सिम्टम्स हैं कि आइज के आसपास रेडनेस हो जाएगी, प्लस यू विल हैव द इन्फेक्शन इन लंग्स, and you will have sneezing and जो regular जो influenza related problems रहती हैं. And one of the important things about this is that it does not spread from human to human. Human to human contraction नहीं होता, ये कोरोना की जैसे नहीं होता. It is neither human to animal or animal to human contraction, but it is just that वो हो जाता है individually. For example, let's say there is a dust in some particular area, या अच्छा हाइजीन नहीं है, सॉइल से पार्टिकल्स आ रहे हैं, स्पोर्स आ रहे हैं, तो आपके अंदर एंटर कर जाएंगे एंड यू विल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, विच इज अ रियली अ फेटल प्रॉब्लम. अगर ट्रीटमेंट नहीं किया टाइम पे तो फेटल भी हो सकती है, एंड एज सच द पर्सन कुड लूज द लाइफ एज वेल. तो एक तो बात हो गई म्यूकोरमाइकोसिस की. अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझने की ज़रूरत है जिस चीज़ को, वो है NAPPA. What is this NAPPA? NPPA, that is National Pharmaceuticals Pricing Authority. So the arrangements for supply will be monitored. So this is the organization body, nodal body in the country which oversees the regulation of the price of the drugs. आपको पता होगा मेडिकल सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दवाइयों के रेट्स पे बहुत धांधलीबाजी होती है. इनफैक्ट फेक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, फेक ड्रग्स भी आते हैं. एज सच जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इनका जो मैंडेट है, यू कैन सी प्राइसिंग अथॉरिटी, इट सीज एंड रेगुलेट्स द प्राइसेस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ताकि ऐसा ना हो कि जो प्रॉफिटियर्स हैं अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लेट से 10 रुपये है तो उसको 20 रुपये में बेच दें, या अगर गवर्नमेंट चाहती है कि 2 रुपये में बेचे, भले एमआरपी 10 रुपीज़ में हो तो 2 रुपये में ही बिक रही है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 10 rupees. So this is the authority that ensures that even the poor, they have access to affordable medicines and affordable healthcare in the country. And किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये भी आपको पता होना चाहिए. अपेरेंटली प्राइमा फेसी इट अपीयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती होगी, बट नो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. Please note this down. This is very very important. Ministry of Chemicals and Fertilizers के अंडर में NPPA आती है. That is the body which is regulating the price of pharmaceutical drugs in the country. I hope this is clear to you. So with that, we are done with the discussion for the day, guys. I hope you found this fruitful, and if you did, just give me a thumbs up at this moment, and don't hesitate to subscribe also, because this channel is for you. So I will see you tomorrow. Part 2 के साथ मिलते हैं कल, and we will cover the rest of the developments. So till then, take care, goodbye.